जय हिंद साथियों, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आपका दी संजीव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं और रसायन विज्ञान में हमने पिछली क्लास में मूल कण में इलेक्ट्रॉन पढ़ा था और ये मूल कण का हम मूल कणों में दूसरा देख रहे हैं, पॉजिट्रॉन। चलिए जानते हैं पॉजिट्रॉन और उससे आगे। देखिए पॉजिट्रॉन की अगर हम बात करें खोज की इसकी, तो खोज की थी एंडरसन ने। ये क्वेश्चन बन सकता है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की। पॉजिट्रॉन के आवेश की बात करते हैं तो ये है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। द्रव्यमान की बात करें तो ये है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी कण कहा जाता है। इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी कण कहा जाता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है वो, कि इस तरीके से भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी कण किसे कहा जाता है, तो पॉजिट्रॉन को। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटॉन। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं हम। खोज की बात करें इसकी, तो खोज की थी गोल्डस्टीन ने। नामकरण रदरफोर्ड ने। आवेश कितना होता है इसका, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। द्रव्यमान देखें 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। चलिए और देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, तत्वांतरण में प्रोटॉन का प्रयोग होता है। तत्वांतरण में प्रोटॉन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोटॉन तत्वांतरण में किसका प्रयोग होता है, तो प्रोटॉन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मूल कण में। नंबर 4, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को एन से प्रदर्शित करते हैं, छोटे एन से। खोज देखते हैं इसकी, खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने खोज की थी न्यूट्रॉन की 1932 में, 1932 में। आवेश होता है इसका 0 अर्थात उदासीन। ठीक, द्रव्यमान देखते हैं 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन के लगभग बराबर द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना था, 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, और यह है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। थोड़ा अंतर है। ठीक, प्रोटॉन के लगभग बराबर है, सटीक बराबर नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पाई मेसान। नंबर 5, पाई मेसान। जानते हैं पाई मेसान के बारे में। यदि पाई मेसान की खोज की बात करें तो खोज की थी युकावा ने, और इसका द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का 274 गुना। इलेक्ट्रॉन का 274 गुना इसका द्रव्यमान होता है। जीवन काल की बात करें तो जीवन काल होता है इसका 10⁻⁻8 सेकेंड। ठीक, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, छठा, न्यूट्रिनो खोज की थी इसकी पाउली ने। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन स्थायी कण होते हैं, शेष सभी अस्थायी कण होते हैं। पूछ सकता है वो, एक आपको 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें कि एक आपका सही होएगा, और उसमें पूछ लेगा कि इनमें से बताइए स्थायी कण कौन सा है। उसमें ऑप्शन आपको मिल जाएगी न्यूट्रॉन, पाई मेसान, न्यूट्रिनो, प्रोटॉन, इस प्रकार से। ठीक, तो आप ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन स्थायी कण हैं, शेष सभी अस्थायी कण होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक, एटम नंबर। इसे इंग्लिश में कहा जाता है एटम नंबर। चलिए जानते हैं इसकी परिभाषा। देखिए, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए परमाणु क्रमांक को छोटे z से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, परमाणु के प्रतीक के नीचे बाईं ओर परमाणु क्रमांक को लिखा जाता है। परमाणु के प्रतीक के नीचे बाईं ओर परमाणु क्रमांक को लिखा जाता है। देखिए उदाहरण देख लीजिए, 1H1
1H1 दिया है, तो ये हमारा परमाणु है, इसके परमाणु के जो इधर साइड में है ये हमारा परमाणु क्रमांक, ठीक, परमाणु क्रमांक, ये परमाणु क्रमांक हमारे परमाणु का जो प्रतीक होता है, जो परमाणु होता है उसकी बाईं ओर हमारा परमाणु क्रमांक लिखा जाता है नीचे की ओर, ठीक। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट है द्रव्यमान संख्या। चलिए जानते हैं परिभाषा। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। देखिए, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, उनके जो कुल संख्या का योग होगा, कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। जो कुल संख्या का योग होगा उनको ही द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। इसको परमाणु के प्रतीक के ऊपर दाईं ओर लिखा जाता है। जो हमारा परमाणु होगा उसके ऊपर दाईं ओर लिखा जाता है। चलिए देखते हैं उदाहरण। देखिए 1H1, तो यहाँ पर ही हमारा H हमारा परमाणु, इसके ऊपर दिया है देखो दाईं ओर द्रव्यमान संख्या, और नीचे हमारे परमाणु क्रमांक, ठीक। चलिए देखते हैं द्रव्यमान संख्या, ये इसका फार्मूला होता है। द्रव्यमान संख्या यदि आपको निकालनी है तो किसी परमाणु की, तो ये द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या लिखेंगे आप और न्यूट्रॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कर देंगे आप, द्रव्यमान संख्या निकल जाएगी, ठीक। ये सब बताएंगे आगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, समस्थानिक। समस्थानिक इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप्स। चलिए जानते हैं परिभाषा और समझते हैं। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती हैं उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। दोबारा समझिए, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट देखिए, समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। चलिए उदाहरण देखते हैं, दिया है नंबर पहला, देखते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक, ठीक। हाइड्रोजन के हमारे 3 समस्थानिक होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से। 1H1 प्रोटियम कहा जाता है इसे, 1H2 ड्यूटीरियम कहा जाता है इसे, 1H3 ट्राइटियम कहा जाता है इसे, ट्राइटियम बोलते हैं, उसे टी से प्रदर्शित करते हैं। ये जो है ट्राइटियम, ये रेडियो एक्टिव तत्व है हमारा, ठीक। चलिए अब देखते हैं जो हमसे ऊपर कहा गया था, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। द्रव्यमान संख्या जो होती है हमारी ऊपर होती हैं यहाँ, ये तो ये हमारी भिन्न भिन्न देख सकते हैं आप, 1 2 3। जबकि कहा गया है वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक जो होते हैं हमारे परमाणु के बाईं ओर नीचे होते हैं, ये बाईं ओर नीचे 1 1 1 समान है, तो ये हमारे क्या है, आइसोटोप्स समस्थानिक हैं, ये हमारे समस्थानिक है, ठीक। चलिए देखिए यहाँ देखिए 1H2 ड्यूटीरियम। देखिए 1H2 ड्यूटीरियम से हमारा भारी जल बनाया जाता है, जिसे बोलते हैं D2O, ठीक। भारी जल के बारे में मैं नेक्स्ट पूरा टॉपिक कवर करेंगे इसे, भारी जल का, इससे क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं सिर्फ यहाँ पर इतना ही बता रहा हूँ कि 1H2 होता है हमारा ड्यूटीरियम, और ड्यूटीरियम से हमारा भारी जल का निर्माण होता है जिसे D2O बोलते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन का समस्थानिक सबसे हल्का होता है। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन का समस्थानिक सबसे हल्का होता है। और नेक्स्ट देखते हैं लेड Pb, जिसे सीसा बोलते हैं, सीसे का समस्थानिक सबसे भारी होता है। ये दोनों आप याद कर लीजिएगा, दोनों पूछे जा सकते हैं कि सबसे हल्का समस्थानिक किसका होता है, ऑप्शन मिल जाएंगे फिर उसमें आपको, तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे हल्का समस्थानिक हाइड्रोजन का, और जबकि सबसे भारी समस्थानिक लेड Pb शीशे का होता है, ठीक। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं, और देखिए दूसरा उदाहरण देखते हैं, कार्बन के समस्थानिक C612, इसे इसी प्रकार से पढ़ा जाता है, C612 C613 C614, ठीक। देखिए आप यहाँ पर देखिए हमारे समस्थानिक की जो परिभाषा थी उसमें कहा था कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। देखिए परमाणु क्रमांक में हमने पढ़ा था, परमाणु क्रमांक हमारे क्या होते हैं और कहाँ लिखे जाते हैं। देखिए परमाणु क्रमांक जो है हमारे परमाणु के बाईं और नीचे की साइड लिखे जाते हैं। ये परमाणु क्रमांक है हमारे,
इधर ये और ये, ठीक। और समस्थानिक में दिया था हमारा कि परमाणु क्रमांक समान होते हैं, तो समान है 6, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, जबकि द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। ये हमारी द्रव्यमान संख्याएं 12, 13, 14 ये भिन्न भिन्न है, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, समस्थानिक हो गए। अब देखिए C6 12, C6 13 और C6 14। C6 14 से हमारा एक क्वेश्चन आता है। C6 14 जो है हमारा जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में काम आता है। देखिए C6 14 में खास प्रकार से बात करते हैं। C6 14 या C14 देखिए जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में काम आता है हमारा। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में मतलब जो ये हमारे पुरातत्व विभाग वाले होते हैं, पुरातत्व विभाग वाले जो लोग होते हैं वो किसी जीव की, मृत जीव की या मृत मनुष्य की अस्थियों से पता लगाकर बताते हैं कि ये जीव, ये जानवर, ये मनुष्य कितने वर्ष पहले मर चुका है। तो वो इसी से ही पता लगाते हैं, इसी के ही अनुसार पता लगाते हैं कि ये हमारा ये मनुष्य 50 साल पहले मर चुका है या फिर 400 साल पहले मर चुका है। तो ध्यान दीजिएगा कि जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में हमारा कौन मदद करता है, C6 14, ठीक। चलिए अब देखते हैं हम समस्थानिक का तीसरा एग्जाम्पल और जो हमसे पूछा जाता है। देखिए तीसरा एग्जाम्पल है हमारा समस्थानिक का यूरेनियम के समस्थानिक। यूरेनियम के समस्थानिक, देखिए यूरेनियम के समस्थानिक दो होते हैं, ये है 92U235, 92U238, ठीक। देखिए 92U235 इसे देखेंगे, ये नाभ के रिएक्टर में विखंडन के लिए काम आता है, ठीक। नाभ के रिएक्टर में विखंडन के लिए काम आता है। जब नाभ के रिएक्टर में विखंडन किया जाता है तो वहाँ पर ये हमारा 92U235 काम आता है। नाभ के रिएक्टर जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप सब समझ जाओगे कि ये कहाँ पर किस काम आता है, ठीक। ये है 92U238। 92U238 इससे बम बनाए जाते हैं, बम जो आतंकवादी ये इस प्रकार के जो होते हैं बड़े बड़े बम बनाए जाते हैं, ठीक। 92U235 से। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें ही कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 देखिए ये C है और ये छोटा O है, बड़ा O नहीं छोटा O, ठीक। इसे ये बड़ा C है और ये छोटा O और ये 60, कोबाल्ट 60 इस प्रकार से लिखा जाता है इसे रासायनिक सूत्रों से। देखिए कैंसर के इलाज में काम आता है, कोबाल्ट 60 कैंसर के इलाज में काम आता है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कोबाल्ट 60 किस काम में आता है, ये कैंसर के इलाज में काम आता है, ठीक। आयोडीन 131, बड़ी I और 131 ये घेंगा के उपचार में काम आता है। घेंगा जो बीमारी होती है हमारी उसके उपचार में ये काम आता है, ठीक। चलिए जानते हैं अब हम भारी जल के बारे में, हैवी वाटर, अर्थात होता क्या है ये और किस काम में आता है। देखिए यह है हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम जिसे D से प्रदर्शित करते हैं, ड्यूटेरियम समस्थानिक से बनता है। अभी मैंने समस्थानिक में बताया था कि समस्थानिक में बताया था जो हाइड्रोजन के हमारा समस्थानिक था उसमें 1H1 1H2 1H3, 1H2 जो था वो ड्यूटेरियम, उससे हमारा D2O भारी जल का निर्माण होता है। तो यही बात कही गई है, यह हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम जिसे D से प्रदर्शित करते हैं समस्थानिक से बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारी जल का अणु सूत्र। भारी जल का अणु सूत्र देख लीजिए आप, D2O, D2 होता है इसका रासायनिक सूत्र, यह अणु सूत्र। चलिए इस निर्माण करता भारी जल का या हैवी वाटर का जो निर्माण करा था वो यूरे ने करा था। सबसे पहले जो तैयार किया था वो यूरे ने किया था भारी जल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सामान्य जल के 6000 भाग में एक भाग D2O भारी जल पाया जाता है। देखिए सामान्य जल जो होता है हमारा उसके 6000 अणुओं में से एक अणु भारी जल का प्राप्त होता है, ठीक। आप चाहे एक अणु बोल दीजिए या फिर 6000 भाग में एक भाग D2O भारी जल का पाया जाता है, ठीक। ये बहुत ही भारी प्रोसेसर से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भारी जल का क्वथनांक। भारी जल का क्वथनांक कितना होता है, 101.42 डिग्री सेल्सियस, जबकि सामान्य शुद्ध जल जो होता है हमारा उसका जो क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। सामान्य जल जो है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर बाष्पित होने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं काम। देखिए भारी जल नाभ के रिएक्टर में मंदक या मॉडरेटर, इंग्लिश में बोल देते हैं इसे मॉडरेटर। देखिए दोनों ही शब्द
ध्यान देने हैं, दोनों ही शब्द पूछ लिए जाते हैं। मंदक या मॉडरेटर का काम करते हैं ये नाभ के रिएक्टर में। देखिए नाभ के रिएक्टर में क्या होता है, जब अधिक ऊष्मा हो जाती है या अधिक हीट हो जाती है तब वहाँ पर भारी जल का उपयोग किया जाता है, भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। ये भारी जल करता क्या है, वहाँ पर जब ज़्यादा हीट हो जाएगी तो वहाँ पर ये उस हीट को मंद कर देता है, धीमी कर देता है। ये काम होता है इसका भारी जल का। अब नाभ के रिएक्टर क्या होते हैं, ये नाभ के रिएक्टर हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे आगे चल के, पूरी तरीके से इसे बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे नाभिक रिएक्टर को। चलिए जानते हैं और इसके बारे में भारी जल के, हैवी वाटर के। देखिए भारी जल का रासायनिक नाम, भारी जल का जो रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अनेकों बार क्वेश्चन पूछा गया है भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संभारिक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबार्स, आइसोबार्स। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं संभारिक कहलाते हैं। वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं संभारिक कहलाते हैं। देखिए द्रव्यमान संख्या दी है, द्रव्यमान संख्या हम पढ़ चुके हैं, ठीक। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक हम पढ़ चुके हैं। द्रव्यमान संख्या जो होती है हमारी परमाणु के ऊपर होती है दाईं तरफ, ठीक। तो देखते हैं ये परमाणु हमारा, इसके ऊपर दाईं तरफ ये है, ठीक। 40 है इसमें भी 40 है, इसमें भी 40 है। और दिया है द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं, समान है दोनों तीनों में। चलिए अब देखते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक जो है हमारे परमाणु के निचली ओर बाईं तरफ दिए होते हैं। देखिए परमाणु इसके नीचे की ओर, ये बाईं तरफ, ठीक। 18, 19, 20 ये हमारे भिन्न भिन्न है और दिया भी है यहाँ पर परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, वो हमारे संभारिक कहलाते हैं। तो ये हमारे संभारिक हो गए। अब इसमें ही नेक्स्ट देखते हैं इसी का एग्जाम्पल। देखिए C6 14 और N7 40, ठीक। देखिए यहाँ पर हमारा 14 है और यहाँ पर हमारा 14 है। ये द्रव्यमान संख्याएं दोनों की बराबर हैं, ठीक। अब देखते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक हमारे परमाणु के नीचे बाइयों की तरफ होते हैं। देखिए ये हैं परमाणु क्रमांक, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 7 है, ये भिन्न भिन्न हो रहे हैं, तो ये भी हमारे संभारिक हुए, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये आपको समझ में आ गया हो संभारिक, बस आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन पे। संभारिक है, समस्थानिक है, ये इस प्रकार से इनकी परिभाषा पूछ ली जाती है। वो परिभाषा आपको एग्जाम में दे देगा और पूछेगा कि बताइए ये किस में होता है, ये क्या है, इस प्रकार से। और कोई ज़्यादा खास इनसे नहीं पूछा जाता है, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोटोन या समन्यूटॉनिक, जिसे इंग्लिश में बोल देते हैं आइसोटोन्स। देखिए आइसोटोन मैंने हिंदी में भी लिख दिया है क्योंकि अक्सर आइसोटोन्स ही दिया जाता है, समन्यूटॉनिक नहीं पूछा जाता। कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन अक्सर जो दिया होता है आइसोटोन ही दिया होता है। इसे इंग्लिश में आइसोटोन कहते हैं, लेकिन मैंने हिंदी में भी आइसोटोन लिख दिया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और अच्छे से समझ जाए। देखिए अब जानते हैं इसकी परिभाषा। वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। देखिए उदाहरण देखते हैं और हम उनमें भी देखते हैं कि हम किस प्रकार से न्यूट्रॉन निकालेंगे और पता करेंगे कि इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। चलिए उदाहरण देखते हैं। देखिए C6 13 और एक दिया है N7 40, ठीक। N7 40, ये N7 14। चलिए अब देखते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या हम किस प्रकार निकालते हैं। ये सूत्र है हमारा, न्यूट्रॉन को हम N से प्रदर्शित करते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटोनों की संख्या, ठीक। द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटोनों की संख्या। देखिए ये हम पहले इसकी देखते हैं C6 13 की, सही है, C6 13 की। देखिए N हम दर्शा रहे हैं न्यूट्रॉनों को, तो N लिखा हमने, बराबर का चिन्ह लगाया। द्रव्यमान संख्या हमारी कहाँ होती है, द्रव्यमान संख्या कहाँ होती है हमारी, द्रव्यमान संख्या हमारी ऊपर होती है, ठीक। परमाणु के दाईं और ऊपर की तरफ। ये 14 है यहाँ पर 13, इस प्रकार से। तो इसमें हमारी कहाँ है, ये 13 लिख लिया, ठीक। माइनस प्रोटोनों की संख्या, ये हमारे प्रोटोन होते हैं जो हमारे परमाणु के बाईं तरफ नीचे की ओर होते हैं। 13 माइनस 6 बराबर 7, यहाँ हमारा 7 आ गया, ठीक। अब देखते हैं इसका N7 14 का, ठीक। देखिए N7 14, N बराबर N हो गई हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या, बराबर लगाया
द्रव्यमान संख्या हमारी होती है परमाणु की दाईं और ऊपर की तरफ, ये हमारी द्रव्यमान संख्या आ गई। और प्रोटॉनों की संख्या हमारे परमाणु के बाईं तरफ नीचे की ओर, ये -7 बराबर 7। देखिए इसमें भी हमारा 7 आया और C6 13 में भी हमारा 7 आया। ठीक, C6 13 में भी 7 आया और N7 14 में भी 7 आया। और हमारे इसमें कहा गया था बेतत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो यहाँ भी हमारे न्यूट्रॉन 7 हैं, यहाँ भी न्यूट्रॉन 7 हैं, तो ये हमारे क्या हुए, आइसोटोन या सेमी न्यूट्रॉनिक हुए। ठीक, ये हमारा टॉपिक कवर हो गया। आप इतना ध्यान दीजिए बस, इसकी परिभाषा और ये सूत्र इतना, जब आपको ये पता होगा, इसकी परिभाषा पता होगी, तो आप आराम से इन्हें भी निकाल लेंगे। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है सम इलेक्ट्रॉनिक, इंग्लिश में बोलेंगे इसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जानते हैं परिभाषा, वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें ही हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। देखिए जितने भी मैंने ये पीछे 6-7 टॉपिक बताए हैं, इनमें अधिकांश आप इनके नाम से ही पता लगा सकते हैं कि इनकी परिभाषा क्या होने वाली है। देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक, सम मतलब समान, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो हमारे सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। एक बताया था मैंने सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। देखिए सम मतलब समान, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है तो सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन कहलाते हैं। इसी प्रकार से एक और बताया था मैंने समभारिक आइसोबार्स, उसमें सम भार मतलब सम मतलब समान, भार मतलब द्रव्यमान, उनमें द्रव्यमानों की संख्या समान होती है, लेकिन परमाणु क्रमांक उसमें बस यह ध्यान देना कि परमाणु क्रमांक हमारे भिन्न भिन्न होते हैं। इसी प्रकार से जितने भी मैंने ये टॉपिक बताए इनमें लगभग आपको हिंट उन्हीं में मिल जाता है, तो आप सही से इन्हों को पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इनके उदाहरण। देखिए Na+, देखिए Na के इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो 11 होते हैं, लेकिन प्लस लगा हुआ है। प्लस का मतलब होता है हमारा इसमें कि हमारा इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, तो कितने रह जाएंगे, 10। इसी प्रकार से Mg के 2 प्लस लगे हुए हैं तो इसके भी 10 रह गए हैं, और Al यहाँ पर 3 प्लस के चिन्ह लगे हुए हैं तो इसके भी इलेक्ट्रॉन हमारे 10 रह गए हैं। और परिभाषा थी बेतत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता। देखिए आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन समान है 10 10 10, तो ये हमारे क्या हो गया, सम इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए जानते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक मीथेन के बारे में। देखिए मीथेन को रासायनिक सूत्र जो है हमारा CH4 है, और जानते हैं इसकी परिभाषा। देखिए मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। मार्स गैस क्यों कहा जाता है देखते हैं, क्योंकि यह दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है क्योंकि यह दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मीथेन के बारे में। मीथेन को फायर डैम्प कहा जाता है क्योंकि यह वायु से अभिक्रिया करके प्रबल विस्फोट करती है। देखिए मीथेन वायु से अभिक्रिया कर लेती है, और जब अभिक्रिया कर लेगी तो यह प्रबल विस्फोट करेगी, वहाँ पर धमाका होगा। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं। कोयले की खानों में विस्फोट का मुख्य कारण मीथेन तथा वायु का मिश्रण है। देखिए जब कोयलों की खानों में जो वहाँ पर सिरेमिक होते हैं, जो वहाँ पर कोयले को खोदते हैं, तो वहाँ पर जब कोयले को खोदेंगे तो वहाँ पर मीथेन, कोयले में से मीथेन निकलती है, और मीथेन जब हमारी वायु से क्रिया करेगी तब वहाँ पर प्रबल विस्फोट होता है। इसी वजह से अनेक सिरेमिक भी मारे जाते हैं। तो कोयले खानों में जो विस्फोट का मुख्य कारण होता है वो मीथेन तथा वायु का मिश्रण होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। सेफ्टी लैंप का आविष्कार डेवी ने किया। सेफ्टी लैंप का आविष्कार, सेफ्टी लैंप, देखिए सेफ्टी मतलब सुरक्षा लैंप। देखिए अब इसके बारे में बात करते हैं, सेफ्टी लैंप। ठीक, देखिए सेफ्टी लैंप क्या होता है, पहले जब कोयले की खानों में सिरेमिक काम करते थे, कोयला खोदते थे, तब वहाँ पर जो कोयले की खान में से मीथेन गैस निकलती थी तो वे वायु से क्रिया करके प्रबल विस्फोट करती थी। विस्फोट के कारण अनेक सिरेमिक मारे जाते थे, लेकिन कुछ समय के बाद डेवी जो हमारे एक वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। सेफ्टी लैंप वह होता था कि वो सेफ्टी लैंप वहाँ रख दिया जाता था, वो कुछ समय पहले ही बता देता था कि यहाँ पर विस्फोट होने वाला है, यह मीथेन गैस ने वायु से क्रिया कर ली है। ठीक, तो ये था हमारा सेफ्टी लैंप। ये सेफ्टी लैंप जो है कारखानों
कोयले की खानों में ही प्रयोग में लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मीथेन को गर्म गैस भी कहा जाता है। ठीक, मीथेन को गर्म गैस भी कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। धानों की खेतों से मीथेन गैस निकलती है। देखिए धानों के खेतों से मीथेन गैस का निकलने का मतलब ये है, जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा था, यह दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। आप जानते हैं कि धानों की जो खेती होती है वह बरसात के समय की खेती है, और बरसात के समय की खेती है उसमें पानी भरा रहता है अक्सर, तो दलदल भी हो जाती है। तो वहीं से हमारी मीथेन गैस निकलती है। तो इसीलिए यहाँ पे दिया है धानों की खेती से मीथेन गैस निकलती है। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।